हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 का, जो कि पढ़ना स्थिर वैद्युतिकी। तो चलिए आज से हम लोग 2023 के परीक्षा की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स का शुभारंभ करते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि हम पीडीएफ के लिए हम टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया करते हैं, और या मेरा हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है। तो इसी के अनुसार हम लोग आज देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। तो सबसे पहले कहता है, और अगर आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो वीडियो देखकर या इस नोट्स को देखकर आप बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो सबसे पहले करा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत विभव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब है स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं भाई? तो कहता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं और आवेश के गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। अब बात आई कि आवेश क्या है। तो आवेश आवेश का अंग्रेजी होता है चार्ज। तो आवेश मूल भौतिक राशि है जिसके कारण कोई विद्युत आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है। विद्युत नहीं, सॉरी, वस्तु। जो कोई वस्तु आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अगर दूसरी परिभाषा हम चाहें तो कह सकते हैं विद्युत बल लगता है या लगाने की चेष्टा करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या? विद्युत बल लगाता है या लगाने की चेष्टा करता है यानी प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश के कुछ गुण हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। आवेश की उत्पत्ति, ये सब ऑब्जेक्टिव नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा या पूछा जाता ही है हर एग्जाम की तरफ भी उसे, और आप लोगों को 12th में भी पूछा जाएगा शायद। कहता है आवेश की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो आवेश हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो घर्षण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट करा, इसे हम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू द्वारा सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है यह अदिश राशि होता है। आवेश कौन सी राशि होता है? आवेश अदिश राशि होता है। इसका मात्रक यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है, जिसको हम सी से निरूपित करते हैं। कूलॉम को हम सी से निरूपित करते हैं। अगला करा है इसका सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलॉम होता है, यानी एससी होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलॉम होता है। कह रहा है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है 1/3 गुना 10⁹ कूलॉम। ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया करता है। अगला है 1 EMU यानी इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। 1 EU मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। तो 1 EMU बराबर कितना कूलॉम के बराबर होता है? तो 10 कूलॉम के बराबर होता है। अगला है 1 फैराडे। 1 फैराडे कितने कूलॉम के बराबर होता है? तो 96,500 कूलॉम के बराबर। ये बार बार क्वेश्चन दोहराया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि 1 फैराडे बराबर कितने कूलॉम के बराबर होता है? 96,500 कूलॉम के बराबर होता है। देखिए ESU बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब करा आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। अब करा आवेश की खोज किसने किए थे? तो आवेश की खोज करता बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जो कि आवेश की खोज करता थे। ठीक है। अगला है 1 कूलॉम, यानी सी से क्या है? कूलॉम है। 1 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। क्या? 1 कूलॉम। आगे देखते हैं आवेश के गुण।
आवेश के गुण क्या क्या हैं। पूछेगा आप लोग से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कि आवेश के दो गुणों को लिखें। क्या आवेश के दो गुणों को लिखें, तो क्या लिखेंगे हम सब। पहला तो लिखेंगे कि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धन आवेश और ऋण आवेश। दूसरा पॉइंट में लिखना है, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब दो समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि अगर कोई आवेश पॉजिटिव है और दूसरा आवेश भी पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस है और ये भी माइनस है तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट करा, दो असमान आवेश यानी जो असमान आवेश है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। 4 नंबर पॉइंट करा, आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक, आवेश को हम लोग जैसे बीजगणितीय योग नियम से हम जोड़ सकते हैं। जैसे 5+6 जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम आवेश को भी जोड़ सकते हैं। 5 कूलम प्लस 6 कूलम, या 5 कूलम या -5 कूलम। इस प्रकार हम आवेश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन करता है, आवेश 5 नंबर पॉइंट कर रहा है, आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। पूछेगा कि आवेश क्या होता है, तो संरक्षित होता है। इसका एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें। तो इसका हम कैसे व्याख्या करते हैं, ना तो आवेश उत्पन्न किया जाता है और ना ही विनाश, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, न्यूट्रॉन है प्लस यूरेनियम पे बमबारी किया जाता है, यूरेनियम 92 235 पे बमबारी किया जाता है, तो किस में टूट जाता है, बेरियम 56 में और क्रिप्टन 36 में, और 3 नए न्यूट्रॉन का जन्म होता है, उत्पन्न होते हैं। अगला है 6ठा पॉइंट, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका अर्थ यह है कि आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, चार्ज, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये सब हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, इसीलिए कहा गया है कि क्यू को हम किससे सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। क्यू बराबर क्या गया है, +-NE, जहाँ n क्या है, पूर्णांक संख्या। n का मान आप कुछ भी धर सकते हैं, -1 -2, लेकिन बाटा में और ना ही दशमलव में होना चाहिए। हम सीधा सीधे क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, -1 है, 2 है, -2 है, इस प्रकार, ना कि 1.6 2.5, ये सब गलत है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, उदाहरण है किसी पिंड पर 10 कूलम का ऋण आवेश है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर +- से नहीं होता, तो n बराबर Q/E 15 कूलम आवेश दिया हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन का पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो हल करके इतना निकला। अब देख लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्या, कूलॉम के नियम। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूलॉम का नियम क्या है, कहता है हवा में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या, कूलॉम के नियम कहता है हवा में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम के नियम है Q बराबर के कांस्टेंट नियतांक होगा Q1 × Q2 बटा प्रोपोर्शनल टू क्या, उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R²। के जगह हम प्रोपोर्शनल भी दे सकते हैं। जैसे देखिए, Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R डिस्टेंस से है। आगे करा, अब इसका कैसे सत्यापन होगा, इसका देखिए,
कहता है माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 हवा में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल क्या हो, F हो। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में फिगर में देखिए ये है Q1 और Q2। देखिए चूंकि F प्रोपोर्शनल टू क्या Q1 इंटू Q2 यानी समानुपाती होता है, दोनों आवेश के गुणनफल का क्या सीधा समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होते हैं यानी F व्युत्क्रम 1/r²। दोनों को जो मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r² होगा। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग किसी वैल्यू नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे k एक नियतांक है, k को हम नियतांक लाए यहाँ पे, और k का वैल्यू कितना माना गया है 1/4πε0। इसको हम पढ़ते हैं ε0, इसको क्या पढ़ते हैं ε0 पढ़ते हैं। तो k का मान कितना आ गया 1/4πε0, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये फाइनली सूत्र निकल कर आ गया, जहाँ ε0 क्या है हवा की विद्युतशीलता, ε0 क्या है हवा की विद्युतशीलता है। अब ε0 के बारे में जानिए, ε0 क्या है भाई। ε0 का SI मात्रक क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो ε0 का। ε0 का SI मान कितना होता है, तो 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला है ε0 का मात्रक। ε0 का अन्य मात्रक क्या हो सकता है, तो फैराडे प्रति मीटर है। अगर ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ε0 का मात्रक इनमें से कौन है, तो अब क्या लगाइएगा फैराडे प्रति मीटर। अब पूछा जाता है कि ε0 की बीमा क्या है, तो बीमा है m इनवर्स L पे -3 T पे 4 A पे 2। ये हमेशा हम कंठस्थ करिएगा कि ε0 की बीमा क्या होती है, तो m इनवर्स L पे -3 T पे 4 A पे 2। अगला है आगे देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि दोनों आवेशों के बीच कोई द्रव्यात्मक माध्यम हो तो उनके बीच के लगने वाला बल आकर्षण या विकर्षण बल क्या होगा 1/4, यानी जो अभी सिद्ध किए थे वही वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2016 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 2016 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहाँ पे अपेक्षिक परावैद्युतता और विद्युतशीलता क्या है। अपेक्षिक परावैद्युतता विद्युतशीलता क्या है, इसकी परिभाषा पूछी गई है। तो जानते हैं क्या, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिससे एप्सिलॉन r द्वारा सूचित किया जाता है। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। अपेक्षिक वैद्युत पूछेगा आपसे अपेक्षिक परावैद्युतता की परिभाषा दें, तो अब क्या बोलिएगा, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, एप्सिलॉन r से सूचित किया जाता है। एप्सिलॉन r बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन r बराबर ε/ε0, जहाँ एप्सिलॉन किसी माध्यम की क्या है विद्युतशीलता है। कोई माध्यम हो सकता है, पानी हो गया, लोहा हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, कोई भी माध्यम हो सकता है। अगला है नोट पॉइंट में इसका, अपेक्षिक विद्युतशीलता हवा के लिए कितना होना चाहिए, 1 होता है। अपेक्षिक विद्युत हवा के लिए कितना होता है, 1 होता है, जबकि धातु के लिए अनंत होता है। पूछेगा कि अपेक्षिक विद्युतशीलता धातु के लिए कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। और वही पूछे हवा के लिए कितना होता है, तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। जैसे है सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बनेगा, सोडियम धनायन बनेगा। ठीक है।
उसी प्रकार अगला पॉइंट है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनता है, ऋण आयन बनाता है। जैसे में है क्लोरीन, क्लोरीन जब एक को हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस बन जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो, 1 हो 2 हो 3 हो, तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। और जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 हो, तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। अगला है पॉइंट, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 4 होती हो, तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। हम आशा करते हैं कि अगर आप इस वीडियो से, आप हमारे चैनल से अगर फिजिक्स पढ़कर आप कम से कम फिजिक्स में 70 में से 65 नंबर जरूर निकाल सकते हैं, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कूलॉम के सदिश नियम। कूलॉम के क्या, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा नहीं जाता, फिर भी हम बता देते हैं। कूलॉम के नियम सदिश रूप में हम कैसे लिखते हैं, तो ये सिर्फ सिद्ध करने के लिए है। आप अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। जैसे ये कह रहा है कि माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश हवा में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 तथा Q2 के द्वारा F1 पर लगाया गया बल F12 है, जिसकी दिशा क्रमशः R12 की तरफ और R21 की तरफ है। जैसे कि फिगर में देख लीजिए, फिगर इस प्रकार बनाया गया है। F1 है, Q1 है और Q2 है। यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। इधर की तरफ लगाया गया बल क्या है, F21 है, यानी दो से लगाया गया बल 1 की तरफ F11 और 2 की F1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल F21 है। ठीक है। अगला करें, कूलॉम के नियम से हम लोग जानते हैं क्या, कूलॉम के नियम से हम लोग जानते हैं कि F21 बराबर 1 बटा कि 4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R², और F21 बराबर उसी प्रकार F21 की तरफ से लगाया गया बल 1 बटा 4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R²। यहाँ तक समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आगे हम लोग जानते हैं एकांक सदिश आर कैप और एकांक सदिश R21 कैप एक दूसरे क्या है, विपरीत है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये माइनस में सदिश रूप में निकालेंगे। अब समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं कि F21 बराबर क्या है, 1 बटा 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² और माइनस आर कैप जो विपरीत दिशा में लगा हुआ है। तो उसी प्रकार क्या है, F21 बराबर माइनस F21, और यह क्या अतः हम इसको कह सकते हैं कि यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ऐसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, फिर भी हम बता दिए। अगला पॉइंट है क्या, कूलॉम के नियम की सीमाएं। कूलॉम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ से, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और अपना नोट्स खुद अगर हाथ से लिखकर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बाय बाय।